नमस्कार दोस्तों। हम सल्तनत काल के आखिरी पड़ाव पे आ गए हैं और आज हम बात करेंगे सल्तनत कालीन कला के ऊपर। और सल्तनत कालीन कला यह पूरे सल्तनत काल का आखिरी पॉइंट है। हमने सारा कुछ सल्तनत काल का पढ़ लिया है, तो आज हम शुरू कर रहे हैं सल्तनत कालीन कला। मैं हेडिंग दे देता हूँ सबसे पहले। कालीन कला, ठीक है। वैसे सल्तनत काल के अंदर प्योर मुस्लिम काल था, तो उसमें संगीत और चित्रकला इतनी विकसित नहीं हो पाई, क्योंकि कुरान शरीफ में संगीत, चित्र ये सब वर्जित है। यद्यपि स्वतंत्र स्तर पर कुछ संगीतज्ञ भी हुए थे इस समय, कुछ चित्रकार भी हुए थे, वो भी हम देखेंगे। तो इसमें हम 3 पॉइंट्स पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे स्थापत्य, आर्किटेक्चर, उसके बाद में देखेंगे संगीत, और एक देखेंगे हम चित्रकला, ठीक है। ये इसलिए पढ़ेंगे कि स्थापत्य, संगीत और चित्र, इसमें स्थापत्य का तो खूब विकास हुआ था इस समय, लेकिन संगीत और चित्र विकसित नहीं हो पाए, एक पिछड़ी अवस्था में ही रहे। रीजन साफ था कि कुरान शरीफ में संगीत और चित्रकलाएं वर्जित मानी जाती, इस वजह से इनका इतना विकास नहीं हुआ। स्वतंत्र लेवल पर इनका विकास हुआ था, जिसको हम देखेंगे। सबसे पहले मैं लेता हूं स्थापत्य कला। स्थापत्य कला में हम हेडिंग दे देते हैं सबसे पहले ए करके। स्थापत्य कला, ठीक है। स्थापत्य कला, अब देखिए स्थापत्य कला की जहां तक बात है, तो इस समय स्थापत्य का मतलब ये होता है कि जितने भी मस्जिदें बनी, भवन बने, मकबरे बने, मकतब बने, मदरसे बने, ये सारे जो आर्किटेक्ट है, इसे हम स्थापत्य बोलते हैं, ठीक है। तो सल्तनत काल का जो स्थापत्य था, इसके अंदर हम 2 पॉइंट समझेंगे। सबसे पहले हम इसकी विशेषताएं पढ़ेंगे और उसके बाद में फिर हम सल्तनत काल के मेन आयाम पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसमें देखो, सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? विशेषताएं। एवं परिचय, और दूसरा देखेंगे विभिन्न वंशों में का स्थापत्य, ठीक है। फिर इसमें हम देखेंगे कि मामलुक स्थापत्य, खिलजी, तुगलक, ठीक है, सैयद और लोधी। लोधियों में तो खाली मकबरे ही बने थे, सैयद में कुछ बना नहीं, तुगलक में ठीक ठाक था, खिलजी में, इसमें बहुत बड़ी स्थापत्य है नहीं। ये मुश्किल से आप देखो आज की क्लास के बाद में ये 5 मिल के 2 या 3 क्लासेस लेते हैं, ज़्यादा इसका इतना है नहीं। सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन और इसकी विशेषताओं पे बात करूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम विशेषताएं और परिचय शुरू करें, उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूं कि क्या कुछ हुआ था। अब 12वीं शताब्दी का लास्ट था, 13वीं शताब्दी का स्टार्टिंग कह दो आप, में जब मुस्लिम शासन शुरू हुआ, तो ये सारे इस्लामिस्ट लोग जो थे, ये तुर्की से आए हुए थे। और जो व्यक्ति जहां से आता है, उसकी कला वहीं की प्रभावित होती, वो वहीं से अपनी कला लेके आता है।
तो चूंकि ये सारे के सारे सल्तनत काल के शासक थे, उसमें अफगानी तो छोड़ दो आप, लोधी अफगानी थे, बाकी सारे तुर्क क्षेत्र से आए हुए थे। तो ये तुर्क से आए थे, तो इस समय की जो कला थी वो तुर्क कला से बहुत ज्यादा प्रभावित थी। अब ये माइंड पूरा का पूरा, यूं कहिए कि स्ट्रक्चर पूरा वहां से आया था, राजा लोग ऐसा चाहते थे। जब वो यहां आए तो उनके दिमाग में जो फ्रेमिंग थी वो अपने क्षेत्र की थी। भी सीधी सी बात है, जैसे हम ये राजस्थान में बैठे हैं और हम अगर राजस्थान से बाहर चले जाएं, किसी दूसरे क्षेत्र में चले जाएं, दक्षिण भारत चले जाएं या फिर कहीं पूर्वी भारत चले जाएं, तो हम जहां जाएंगे तो हमें हमारी कला याद रहेगी कि हमें वहां अगर हम कुछ बनाएंगे ना तो हम हमारे रूप से बनाएंगे, ना कि उनके हिसाब से बनाएंगे, क्योंकि हमारी कला है वो राजस्थान की है। तो हम जाएंगे, अगर केरल जाएंगे तो वहां पे भी हम राजस्थान की कला को एक प्रकार से प्रमुखता देंगे। यही बात हुई थी। अब तुर्की लोग भारत आए तो इनकी जो मेन कला थी वो तुर्क थी, लेकिन अब कला तो तुर्क थी लेकिन बनाने वाले तो भारतीय थे, क्योंकि वो कारीगर तो साथ थोड़ी ले आए थे। अब जब कारीगर यहां लाए नहीं थे तो माइंड पूरा का पूरा इंडिया का था, कारीगर मजदूर ये सब भारत के थे। अब क्या हुआ, यहां पे शुरू हुआ मामला। अब तुर्की कला और भारतीय मजदूर और कारीगर, तो इससे क्या हुआ कि इस्लामिक शैली और इंडियन शैली दोनों का मिश्रण हो गया। कैसे मिश्रण हुआ? तुर्की कला आ गई राजाओं के साथ में और भारतीय मजदूर थे, तो तुर्कों ने अपनी कला यहां शुरू करी और भारतीय मजदूरों ने, भारतीय कारीगरों ने उसको मूर्त रूप दिया। तो भारतीयता भी आ गई और इस्लामियत भी आ गई। इस कारण इस समय की जो कला थी इसे मार्शल ने इंडो इस्लामिक शैली कहा है। क्या कहा है? इंडो इस्लामिक शैली। क्यों? क्योंकि मजदूर कारीगर सब इंडिया के थे और मैपिंग, कलाकृति और जो चीजें फ्रेम करनी थी वो इस्लामिक थी, इसलिए इसको इंडो इस्लामिक शैली कहा गया। अब खास बात देखिए, इस्लामिक शैली मजबूती का प्रतीक है। इस्लामिक शैली में जो भी भवन बनाए जाते हैं वो काफी मजबूत बनाए जाते थे, और इंडियन जो शैली है ये बहुत खूबसूरत शैली है, इसमें खूबसूरती बहुत है। इसलिए कहते हैं कि मजबूती और खूबसूरती का मिश्रण हो गया यहां पे। अब दिमाग और हाथ, दिमाग उनका, हाथ इनके थे, तो इस हिसाब से क्या हुआ कि दोनों का एक ढंग का मिश्रण हो गया था। और इस नवीन शैली को हम हिंद इस्लाम या इंडो इस्लामिक शैली नाम देते हैं। ये नाम दिया हुआ है मार्शल का। तो सल्तनत कालीन जो स्थापत्य कला है ये बेसिकली हिंद इस्लामिक शैली का है पूरा का पूरा। अब देखिए क्या हुआ। अब स्टार्टिंग में जब गुलाम वंश था, मामलुक वंश था, तो उस समय जो कुव्वतुल इस्लाम बना हो, चाहे कुतुब मीनार बना हो, चाहे वो आपके 2.5 दिन का झोपड़ा बना हो, फिर चाहे वो आपके इल्तुतमिश के निर्माण के कार्य हो, चाहे बलबन के कार्य हो, तो स्टार्टिंग में क्या था कि सल्तनत काल के जो तुर्क शासक थे उस समय जो कला आई और जो हिंदू कारीगर थे, हिंदू कारीगर उस समय डोमिनेट कर रहे थे, तो कला हिंदुओं से बहुत ज्यादा प्रभावित थी। तो स्टार्टिंग का जो स्थापत्य है इनका वो बहुत ही सौंदर्यपूर्ण है और भारतीय कला से बहुत ज्यादा प्रभावित है। लेकिन जैसे जैसे सल्तनत काल आगे बढ़ा, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोदी जैसे जैसे आगे बढ़ा, वैसे वैसे भारतीय कला का प्रभुत्व कम होता गया, क्योंकि फिर इस्लामिक कारीगर भी आने लग गए और मुस्लिम कला का प्रभाव बढ़ता गया। और तुगलक काल तक आते आते एक प्रकार से शुद्ध रूप से इस्लामिक शैली विकसित हो चुकी थी। तुगलक काल के आखिर में सैयद काल तक तो पूरा का पूरा स्थापत्य इस्लामिक शैली का था। लेकिन शुरुआती हम देखते हैं तो उसमें हिंदू कला बहुत अधिक थी, सौंदर्य अधिक था। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, तुर्की क्षेत्र से भी कारीगर आते गए और धीरे धीरे देखते देखते हम देखते हैं कि सल्तनत काल के आरंभ की कला और सल्तनत काल के लास्ट की कला में भी फर्क आ गया था। स्टार्टिंग में हिंदुओं से प्रभावित थी और बाद में वो पूर्ण रूप से इस्लामिक शैली के रूप में स्थापित हो गई थी। ठीक है। अब बात यह है कि इस्लामिक शैली और हिंदू शैली
फर्क क्या था? फर्क क्लियर कट फर्क था। जैसे इस्लामिक शैली में गुंबद बनाए जाते थे, है ना, मेहराब बनाए जाते थे। इसके अलावा अरे बख्श, कूफी, तुगरा जैसी एक प्रकार से साज सज्जा पर ध्यान दिया जाता था। मीनारें बनाई जाती थी, बड़ी ऊंची कुर्सियां बनाई जाती थी, और मक्का मदीना की तरफ मुख किए हुए एक प्रकार से मीनार बनाई जाती थी। फिर उसमें मकबरे वगैरह ये सारी चीजें होती थी। और 36 लेंटल आपके ना होकर और एक प्रकार से यूं कहिए कि मेहराब नुमा भाग होता था, और कई सारे चेंजेस होते थे। वहीं हिंदू कला में इतना नहीं था। हिंदू कला में मेहराब गुंबद जैसी चीज़ों का स्थान नहीं था। वो एक प्रकार से बहुत ही सीधी कला थी, सौंदर्यपूर्ण कला थी, और उसमें मंदिरों को महत्व दिया जाता था, है ना, इस टाइप से चीज़ें होती थी। तो विशेषताएं और परिचय हम सबसे पहले देखते हैं। तो मैं सबसे पहले परिचय लिख लेता हूँ और फिर हम आगे बढ़ते हैं। हालांकि हमारे पास में कुछ पीपीटीज भी है। ये महरुली का लौह स्तंभ है और कुव्वतुल इस्लाम की बात है। ये जो है ना, ये आर्क चाप, इसे हम मेहराब बोलते हैं। ये मेहराब था एक टाइप से, और इसके ऊपर ये क्षैतिज जो है, ये क्षैतिज होना अपने आप में हिंदू कला को दिखाता है। अगर यही आकृति इस टाइप से होती तो हम उसको तुर्की कला कहते। ठीक है, और भी देखिए आप बहुत सारी चीजें। ये वापस देखो, हो गया ना, ये तुर्की कला हो गई, गुंबद बन गए, ये अंदर ये मेहराब बने हुए हैं, और भी बहुत सारी चीजें। ये अरेबस्क शैली है, जिसके ऊपर आपके विभिन्न प्रकार के ज्यामितीय वानस्पतिक चित्रण के साथ साथ में अरबी भाषा में कुरान की आयतें लिखी जाती थी। कूफी शैली भी होती थी। ये आपके क्षैतिज कला जो है, ये हिंदू कला का रूप था। और ये जैसे है आपके अर्कुएटेड, ये आपके किसका रूप होता था? गुंबद। ये इस्लामिक कला का रूप होता था। ठीक है, ये बड़ी खूबसूरत नजर आती थी। ये बहुत मजबूती के साथ होती थी, चूने गारे का है वो, खूब सारा उपयोग किया जाता था। तो ये सारी बातें थी। ये वही सेम फोटो आ गया वापस, पहला और लास्ट। ये चित्र अपन बाद में देखेंगे, पहले हम इसका एक परिचय कर लेते हैं। ठीक है, आप इसको लिखिए। अब मैं स्थापत्य कला का सबसे पहले इंट्रोडक्शन करता हूं। अब सबसे पहले हम क्या लिखेंगे कि सल्तनत काल की स्थापना के साथ ही भारत में तुर्क शासन शुरू हुआ, और तुर्क शासक जब यहाँ शासन शुरू करते हैं तो उनके साथ ही तुर्की शैली भारत में आ जाती है। क्योंकि वो अपने साथ कारीगर नहीं लाए थे और कारीगर सारे भारत के थे, तो फिर तुर्की शैली और हिंदुस्तान की शैली दोनों का मिश्रित रूप इस काल में देखने को मिलता है, और इस कारण मार्शल ने इसको इंडो इस्लामिक शैली कहा जाता है। आरंभ में क्या था? आरंभ में जो तुर्की शैली थी उस पर हिंदू शैली का प्रभाव अधिक था, क्योंकि उस समय तक कारीगर नहीं आए थे। तो आरंभ में जो भी स्थल आपके ये जो मॉन्यूमेंट्स बने, कुव्वतुल इस्लाम, कुतुब मीनार जैसे, इनमें हिंदू कला का प्रभाव अधिक है, और बाद में इस्लामिक कला हो चुकी थी। हिंदू शैली का प्रभाव धीरे 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 कम होता गया और लास्ट में समाप्त सा हो गया था। ये बात हम लिखेंगे। भारत में तुर्क शासन आरंभ होने के साथ तुर्क कला, या आप इसको इस्लामिक शैली कह सकते हो, का आरंभ हुआ। ठीक है,
आरंभ हुआ, चूंकि तुर्क शासक अपने साथ कारीगर नहीं लाए थे, इस कारण स्थापत्य का निर्माण भारतीय कारीगरों द्वारा किया गया। भारतीय कारीगरों द्वारा किया गया। यही वजह रही कि इस काल की कला को मार्शल ने इंडो इस्लामिक शैली कहा है। ठीक है, क्या नाम दिया है? इंडो इस्लामिक शैली। कहा किसने कहा था? मार्शल ने कहा था। आगे क्या हुआ देखिए। तो इस तरह से इंडो इस्लामिक शैली का इंडो मतलब ये कारीगर ये थे और कला ये थी। तो इस कला में भी इन्होंने अपने इनपुट जरूर डाले। इस वजह से ये शैली जो है वो इंडो इस्लामिक शैली कहलाती है। जैसे मैं आपको बताऊं, इन्होंने जैसे त्रिशूल है, शिव की नंदी है, ये सारी चीजें भी साथ में डाल के रखी। तो इससे क्या हुआ कि इस्लामिक शैली में हिंदुस्तानी प्रभाव भी बना रहा। ठीक है, क्योंकि बनाने वाले यही लोग थे, कारीगर भी वही होते ना, तो ये पूर्ण रूप से इस्लामिक शैली होती। आरंभ के स्थापत्य में हिंदू प्रभाव अधिक था। कालांतर में हिंदू प्रभाव कम होता गया तथा पूर्ण रूप से इस्लामिक शैली बन गई। इस्लामिक शैली के स्थापत्य बनने लगे। स्थापत्य बने और इस कारण फर्ग्यूसन ने इस कला को पठान शैली भी नाम दिया था। इस कारण फर्ग्यूसन ने इसे पठान शैली नाम दिया। ठीक है, तो आरंभ क्या था और लास्ट तक आते आते क्या कुछ हो गया था,
ये इसका एक सामान्य सा इंट्रोडक्शन था। और अब हम देखते हैं इसकी क्या क्या विशेषताएं थी। उससे पहले मैं चाहता हूँ कि मार्शल के, हेवेल के और इनके क्या स्टेटमेंट थे इसके संबंध में, इस कला के संबंध में, थोड़ा वो देख लेते हैं और उसके बाद हमें वो एक प्रकार से आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो मैं वो स्टेटमेंट से पहले मैं ये बिंदु आपको वापस ले जाना चाहूँगा यहाँ पे। ये आपने लिख लिया होगा। ठीक है, अब आप यहाँ पे आइए। अब देखिए, ये जो है ना, ये भवन निर्माण की जो शैली आप देखिए। ठीक है, ये जैसे हम लेंटल बोलते हैं, ये लेंटल बोलते हैं, लेंटल आज भी कहते हैं कारीगर, बीम टाइप में। ठीक है, ये हिंदू शैली थी, इसे क्षैतिज कहा जाता था। ठीक है, ये एक प्रकार से मैं इसको यहाँ लिख रहा हूं, ये क्या कहलाते थे, क्षैतिज कहलाते थे। ठीक है, ये क्षैतिज था जो कि एक प्रकार से हिंदू शैली का था, या उसको अपन ऐसे कर सकते हैं। और सौंदर्य, ठीक है, क्या था, सौंदर्य था, छत इस टाइप से लगती थी। ये हिंदू शैली का एक प्रकार से आप इसकी विशेषता कह सकते हो, इसका चिन्ह कह सकते हो। ठीक है, ये इस चीज का ध्यान रखना हमेशा कि जो अब जो ये है अर्क्यूटेड को हम कहते हैं धरणी। ठीक है, मतलब इस तरह से मेहराब ले लिया और इसके ऊपर जो है ये, इसे क्या कहते हैं, धरणी शैली कहते हैं। एक मिनट, इसको इंग्लिश में अर्क्यूटेड कहते हैं, धरणी। ठीक है, ये इस्लामिक शैली का रूप है और ये मजबूती का प्रतीक है। ठीक है, तो अब देखिए, क्षैतिज और धरणी अर्थात हिंदू और इस्लामिक शैली, सौंदर्य और मजबूती का मिश्रण जो है वो इंडो इस्लामिक शैली थी। ये बात कौन लिख रहा है, ये मार्शल लिख रहा है। मार्शल ने कहा था कि यह शैली जो है वो भारतीय सुंदरता और इस्लामी मजबूती का मिश्रण थी, जिसमें हिंदुस्तानी क्षैतिज होते थे और इस्लामी धरणी होती थी, और इस तरह से ये काम चलता था। इस शैली के बारे में ये विचार जो है वो किसने दिए थे, ये मार्शल ने दिए थे। मार्शल कहता है कि दुनिया के किसी भी देश में इस प्रकार का मिश्रण देखने को नहीं मिलता, क्योंकि मजबूती होती तो सौंदर्य नहीं होता, सौंदर्य होता तो मजबूती नहीं होती। लेकिन इंडो इस्लामिक शैली में दोनों विशेषताएं जो है वो विद्यमान थी। मैं मार्शल का स्टेटमेंट या कोट करना चाहूंगा, ये परिचय में आप लिख लेना। मार्शल का स्टेटमेंट कोट इसलिए कर रहे हैं कि मार्शल ने ही सबसे ज्यादा काम जो है इस पूरी शैली पर जो है वो किया था। ठीक है, सौंदर्य और मजबूती का ऐसा मिश्रण केवल इसी शैली में था। इसमें भारतीय क्षैतिज, सौंदर्य तथा इस्लामिक धरणी मजबूती का प्रतीक था।
ठीक है, हाँ, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि भारतीय क्षैतिज और इस्लामिक धरणी। ये मार्शल कहते हैं कि सौंदर्य और मजबूती का ऐसा संयोग दुनिया की और किसी वास्तुकला में नहीं है, केवल और केवल हमें कहाँ देखने को मिलता है, भारत में देखने को मिलता है, ऐसा मार्शल कहते हैं। मार्शल कहते हैं कि मस्जिदों और मंदिरों का जो आंगन होता था, जैसे सहन कहा जाता था, ये समान होता था, बाकी सारी कुछ चीजें जो है वो अलग अलग थी इस समय, क्योंकि हिंदू कला अलग थी, मुस्लिम कला बिल्कुल अलग थी। हालांकि चीजें कुछ कुछ सिमिलरिटीज भी थी, तो उसको हम आगे देखते हैं। तो ये मार्शल का स्टेटमेंट था। अब मुझे यहाँ पे, आपने लिख लिया होगा, यहाँ पे एक कलाविद हेवेल का स्टेटमेंट भी आपको ध्यान में लाना है, क्योंकि मैं वही स्टेटमेंट बता रहा हूँ जो परीक्षाओं में जनरली पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं, या फिर आपको कला का मर्म समझाने का प्रयास कर रहे हैं, ऐसे कोटि कर रहा हूँ। हेवेल क्या लिखते हैं कि आत्मा और शरीर दोनों के मामले में इंडो इस्लामिक शैली जो है वो पूर्ण रूप से भारतीय थी, लेकिन कालांतर में भारतीय तत्वों का पतन होता गया और ये पूर्ण रूप से इस्लामिक शैली में बदल गई। इनकी कथन का भाव समझिए। शरीर का मतलब था बाहरी ढांचा, मजबूती। आत्मा का मतलब था सौंदर्य, उसका इंटीरियर आप कह सकते हो। तो ये दोनों ही आपके स्टार्टिंग में यूं कहिए कि इन्होंने क्या कहा था, भारतीय थे, लेकिन कालांतर में धीरे धीरे भारतीय तत्वों का पतन होता गया, क्योंकि फिर तुर्कों से भी कई सारे कारीगर वगैरह यहाँ पे आ गए थे, और फिर भारतीय कारीगर भी उसी शैली में जन्म लेने वाले हो गए थे। तो भारतीय कारीगर भी फिर उस हिसाब से हो गए थे। स्टार्टिंग के कारीगर तो क्या हिंदुओं के राजाओं से आए थे, लेकिन अब मानो कि 1400 में कोई कारीगर जन्म आया तो उसने इस्लामिक शैली देखी, तो वो कारीगर भी इस्लामिक ही टाइप के ही थे। तो इस हिसाब से हेवेल का स्टेटमेंट मैं यहाँ पे लगाना चाहूंगा। ये लिख लिया होगा आपने, ठीक है। हेवेल क्या लिखते हैं, आत्मा व शरीर दोनों रूपों में भारतीय थी, पूर्ण रूप से भारतीय थी। भारतीय थी, परंतु सने सने भारतीय तत्वों का पतन होता गया। तथा यह शैली, यह इस्लामिक शैली के रूप में बनकर रह गई। ठीक है। तो ये हेवेल का स्टेटमेंट है और मार्शल का हो गया। ठीक है, ये दो मेन विद्वान थे। एक डॉक्टर ताराचंद का भी स्टेटमेंट था कि इस शैली में जो मुस्लिम सामान्यता या यूं कहिए कि सरलीकरण और कर्कशता धीरे धीरे कम होती गई, और हिंदू शैली का भी जो बहुधा थी या उसका जो बहुलता थी
वो भी कम होती गई। मतलब ये हुआ कि इस्लामिक शैली को हिंदुस्तान की शैली ने और बढ़िया तराशा था। जो कर्कश शैली थी उसने हिंदुओं की कुछ विशेषता हिंदू शैली की ली, तो इससे क्या हुआ, हिंदू शैली धीरे धीरे कम होती गई क्योंकि उसका प्रभाव कम हो रहा था, और उसकी अच्छी विशेषता इस्लामिक शैली ने ली, तो इस्लामिक शैली का एक प्रकार से और सौंदर्यीकरण हो रहा था। ठीक है, ये डॉक्टर ताराचंद कहते हैं। ये बड़े एग्जाम होते हैं जैसे नेट का या प्रोफेसर वगैरह का, तो उसमें ऐसे स्टेटमेंट पूछे जाने के चांसेस अक्सर रहते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखना इसका। बाकी इतिहास में स्टेटमेंट की कोई कमी नहीं है, हजारों इतिहासकार हुए हैं, हजारों उनके स्टेटमेंट है, सैकड़ों किताबें लिखी गई हैं सल्तनत काल की कला पे, और हर कला पे अलग अलग किताब देखने को मिलती है। तो सारा कुछ तो हम कभी याद कर ही नहीं पाएंगे, बट हमारा प्रयास ये होना चाहिए कि मैक्सिमम चीज़ें जो परीक्षा को कवर करें उतना कर लेते हैं। बाकी कोई ऐसा टेढ़ा मेढ़ा प्रश्न आ जाता है ना, तो वो वैसे भी किसी से नहीं होता, और 100 में से पूरे पेपर में 100 में से 5-7 प्रश्न ऐसे होते हैं जो सभी की पहुंच से बाहर होते हैं। हमें उन 5-6 प्रश्नों के लिए नहीं तड़पना चाहिए, बल्कि 80-85 प्रश्न जो आते हैं, बढ़िया प्रश्न आते हैं, उन पे मेहनत की जाए तो नौकरी लग जाती है। जनरली क्या होता है ना कि कोचिंग संस्थान हो गए, लेखक हो गए, टेस्ट सीरीज वाले हो गए, आजकल क्या मार्केट में इनकी जो संख्या है ना, उससे कम संख्या स्टूडेंट की, इनकी संख्या बढ़ गई। तो अब स्टूडेंट को किस तरह से अपने पक्ष में किया जाए, तो सबसे बड़ा तरीका ये होता है कि उसको भयभीत करो। ठीक है ना, भयभीत कैसे किया जा सकता है, जैसे मान लो कि हिस्ट्री का पेपर हुआ, अब हिस्ट्री के पेपर में 100 प्रश्न आए, 100 में से 2-4 प्रश्न मैंने कहा बहुत टेढ़े होते हैं, जो हमें भी नहीं मिलते कहीं पे, हम भी बाद में कुछ जगह से ढूंढ के उत्तर निकालते हैं, हमने भी उससे पहले नहीं पढ़े होते हैं। हम उन प्रश्नों को हाईलाइट करेंगे, तो आपको लगेगा यार अच्छा वो कंटेंट मेरे कंटेंट से कहीं से गलती से आ भी गया है, तो फिर मैं उसको इतना बड़ा करूंगा कि आप डर जाओगे, आपको लगेगा कि यार मुझे तो अब इनके पास पढ़ना ही पड़ेगा, और क्या होता है आप जुड़ जाते हैं। तो बेहतर ये होता है कि उन 2 प्रश्नों के कारण आप अपना जजमेंट मत लीजिए। आप पीछे 80-85 प्रश्न और भी थे, अगर आप वो ठीक कर लेते ना तो सिलेक्शन हो जाए। वो 2 प्रश्न जो आपको डरा रहा है ना, वो भी नहीं कर पाता, ये बात तय है। आप उसको किसी की आलोचना मत समझना, लेकिन एक मार्केट का फंडा है जिससे मैं आपको वाकिफ कर रहा हूँ, ये जनरली होता है। उन 2-4 प्रश्नों को जरिया बनाकर लोगों को भयभीत किया जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। आप पुराने पेपर्स चेक करो, अब होने वाले अभी वो जो पेपर हो रहे वो भी देखो, आप पाओगे कि मुश्किल से ऐसे 1-2 सवाल ही होते हैं, बाकी सारे प्रश्न बहुत आसान होते हैं, कंटेंट के अंदर से आते हैं। हम उनके कारण इतनी तैयारी हार्ड कर देते हैं, फिर सामान्य सवाल परीक्षा में गलत करके आते हैं, फिर कहते हैं सर मेरे सरल सवाल गलत हो गए। तो तू सरल पढ़ ही नहीं रहा है, तो बस वो 2 प्रश्नों को फंसाने के चक्कर में है जो किसी से नहीं होते, और इसके चक्कर में 90% सिलेबस आपने ढंग से नहीं पढ़ा। तो थोड़ा सा विद्यार्थियों को मैं कहता हूँ समझदार बनिए, ज़्यादा इस तरह से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, पेपर बहुत आसान आते हैं। बस गलती हम अभ्यर्थियों की होती है कि हम खुद उन सामान्य चीज़ों को दरकिनार करके विशिष्ट के पीछे लग जाते हैं और हम फेल हो जाते हैं। तो बहुत तैयारी करने के बावजूद व्यक्ति इसलिए फेल होता है। आपने जो चीज़ें पढ़ी उन विशिष्ट के लिए 90% चीज़ों कोई काम की नहीं, तो बेहतर है कि इन सामान्य चीज़ों को पढ़ लो, बस खूब है ना। ताराचंद क्या कहते हैं कि इस शैली में इस्लामिक कर्कशता कम हुई तथा हिंद शैली का बहुधा प्रभाव भी कम हुआ। ठीक है, एक स्टेटमेंट मैं चाहता हूं और लिख लेते हैं अपन
जिसमें ये लिखा है कि भारतीय कला से पश्चिमी एशिया मतलब तुर्की वगैरह की कला प्रभावित हुई थी, ऐसा आर्थर सुफम कहते हैं। इसमें क्या लिखा है कि भारतीय वास्तुकला से पश्चिम एशिया मतलब तुर्की वगैरह इन देशों की कला प्रभावित हुई थी। ठीक है, क्योंकि इस कला का प्रभाव वहां तक गया था। भारतीय कला से वास्तुकला से कला भी प्रभावित हुई थी। ठीक है, तो ये 3-4 स्टेटमेंट थे। और एक मिनट, ये आप लिख लो आराम से। तो ये हमारा स्थापत्य कला का परिचय हो गया। अब मैं बात करूंगा इनकी फीचर्स पे कि क्या क्या विशेषताएं थी। ठीक है, मैं यहाँ पे आऊंगा, उससे पहले मैं चाहता हूँ कि आपको पूरा खाका समझा दो ताकि आगे आपको समझने में बिल्कुल आसानी होगी। क्या हुआ? बोर्ड हैंग हो गया लग रहा है। ये है तकनीकी गड़बड़ियां। बाकी आज हमारा अगर ब्लैक बोर्ड होता ना तो वो बिल्कुल हैंग नहीं होता। अब ये ना आगे बढ़ रहा है ना पीछे जा रहा है। ओके, ठीक है। अब हम विशेषताओं की बात करते हैं कि इस कला की क्या क्या मेन विशेषताएं थी। ये फोटो वैसे कुव्वतुल सलाम का है, जो कि सल्तनत काल की पहली मस्जिद मानी जाती है, भारत की पहली इस्लामिक इमारत मानी जाती है। इसके बारे में मैं आपको मामलुक शैली के अंदर पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी मैं आपको जो बताने वाला हूं वो है आपके इनकी विशेषताएं। ठीक है, अब देखिए सबसे पहली विशेषता, इस समय सीमेंट तो था नहीं। सीमेंट का जो है यूं कहिए कि आविष्कार कह सकते हो आप। ये निर्माण पहली बार, मुझे एग्जैक्टली डेट याद नहीं आ रही है, 1824 मतलब 20 के दशक की मैं बात कर रहा हूँ। पहली बार उस समय सीमेंट बना था, उससे पहले सीमेंट तो था नहीं। तो सीमेंट का स्थान जो था वो लेता था गारा। कोई जिप्सम का गारा बनाते थे, कोई मिट्टी का गारा बनाते थे। इस समय चूने गारे का उपयोग होता था। चूना फिर कैसे बनाते थे ये लोग? जिप्सम बजरी को लेके मिलाते थे, फिर उसको आग में पकाते थे, फिर पानी डालते थे, फिर सुखा देते थे। ऐसे करके एक पेस्ट बनाया जाता था जिसे हम गारा कहते हैं। वो गारा एक प्रकार से लेप का काम करता था और वो गारा एक प्रकार से जॉइंट का काम करता था। अब आप देखिए कि जैसे ये मेहराब बना हुआ है, ये जो आर्क है, चाप है, ये मेहराब बना हुआ है। तो ये मेहराब बनाते कैसे थे? अब आप सोचिए कि ये ईंटें रखी हुई है ना। अब इन ईंटों के नीचे ये पत्थर है पूरा। इस पत्थर को चिपकाना बहुत मुश्किल काम होता है। तो फिर इस पत्थर को चिपकाने में गारे का उपयोग होता था। तो इस गारे ने मेहराब को एक प्रकार से एक बढ़िया सा रूप दे दिया। तो इसलिए हम कहते हैं कि गारे के प्रयोग से, चूने गारे के प्रयोग से एक वक्राकार बढ़िया से मेहराब तैयार हो गए, क्योंकि अब आराम से इस वक्राकार पत्थर को चिपकाया जा सकता था। तो ये बिना चिपकाए तो मेहराब ही नहीं बनेगा, है ना। तो ये बहुत आसान काम हो गया था इस समय। और ये क्षैतिज है पूरा, ये स्टार्टिंग की इमारत है। अगर यही इमारत बाद की होती तो इसके ऊपर क्षैतिज नहीं होता, बल्कि इसके ऊपर आपके
इस तरह से धरनी बन जाती, ये गुंबदाकार आकृति बन जाती। क्योंकि ये पहली इमारत है तो स्टार्टिंग की इमारतों पे हिंदू प्रभाव अधिक था। ठीक है, तो अब देखिए पहली विशेषता, चूने व गारे का उपयोग आरंभ हुआ। जो कि जिप्सम, बजरी को मिलाकर बनाया जाता था। बनाया जाता था। यह सीमेंट का काम करता था। सीमेंट तो नहीं था उस समय, यह सीमेंट का काम करता था। ठीक है, लेप वेप लगाना हो। ऐसा नहीं है कि इससे पहले ये चूना गारा नहीं था, इससे पहले भी था, लेकिन इतना मजबूती से नहीं बनाया जाता था, तो सामान्य होता था। ठीक है, ये चूने गारे का प्रयोग है वो तुर्क कला में होता था, और ये तुर्की लोग यहां भारत लेके आए। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, मेहराब निर्माण। ठीक है, मेहराब, ये मेहराब क्या होता है? मेहराब ये आकृति है ना, ये ऐसे चाप आकार, इसे मेहराब कहते हैं। मैं और चित्र होगा मेरे पास कोई, मैं 2-3 चित्र और बता देता हूं। जैसे ये है ना, अब इसके अंदर ये है ना द्वार, ये मेहराब कहलाते हैं। ठीक है, ये भी देख सकते हो आप, ये मेहराब कहलाता है। ठीक है, तोरण टाइप। तो इस समय मेहराब निर्माण, देखो मेहराब जो है ये भारतीय कला का रूप नहीं है ना। हम अगर भारतीय मंदिर देखें गुप्त काल वगैरह के, तो उसमें भी ऐसे मेहराब हमें नहीं मिलते। हालांकि इस प्रकार के जरूर तोरण मिलते हैं, लेकिन इस प्रकार से वक्राकार मेहराब नहीं मिलते। पहली बात। दूसरी बात, कुषाण काल में जरूर मिलते हैं। तो कुषाण क्या बेसिकली मध्य एशिया से आई थी, तो उनके साथ में वो कला आई थी, तो मध्य एशिया में ये मेहराब प्रचलन में था। तो भारतीय कला में हम देखते हैं तो मेहराब कुषाणों के काल में देखने को मिलता है, और बाकी सामान्यतः नहीं मिलता। सामान्यतः कुछ कुछ अपवाद हर जगह रहते, सामान्यतः नहीं मिलता। लेकिन सल्तनत काल में मेहराबों का उपयोग एक प्रकार से बड़े पैमाने पे किया गया था। ठीक है, कुषाण काल में मेहराब निर्माण हुआ था। कौशाम्बी में हमें मेहराब का द्वार मिलता है। मेहराब का द्वार मिलता है। ठीक है, एक तो बात ये हो गई। अब इस्लामिक शैली में बड़े पैमाने पर होता, तो ये बात हमें लिखने की जरूरत नहीं है। दूसरा पॉइंट हम ये लिखेंगे कि मेहराब का निर्माण जो था, वक्राकार पत्थर चिपकाने के लिए चूने में काम आ जाता था। ठीक है, गारे की सहायता से
चूनेगारे की सहायता से वक्राकार पत्थर जो थे, जैसे मैंने आपको बताया, कर्व वाले पत्थर, ऐसे इस टाइप से ये जो पत्थर होते थे, इनको बड़े आराम से चिपकाया जा सकता था। तो जब आपके इस प्रकार के जो डॉट पत्थर चिपकाओगे आप, तो फिर आराम से मेहराब है वो बन जाते थे। ठीक है, इसे डॉट कहते थे, पत्थर चिपकाने आसान हुए। आसान हुए। इस कारण मेहराब निर्माण अधिक मात्रा में हुआ। ठीक है, भारतीय कला में मेहराब नहीं थे, बल्कि अब भारतीय कला में मेहराब नहीं थे, बल्कि केले के आकार का इस टाइप से गेट होता था। ठीक है, जिसे जनरली क्या कहते थे, कार्बोलिक कहते थे, कुमुदक बोलते थे जैसे, बल्कि कार्बोलिक कदलिक, कुमुदक नहीं, कदलिक, कार्बोलिक मतलब केले के टाइप द्वार होते थे। क्लियर? तो ये थोड़ा सा आप देख लेना कि किस तरह से मेहराब इस समय एक प्रकार से हर इमारत का एक भाग बन गए थे, हर जगह पे मेहराब होते थे और बड़े कलाकारी युक्त। इसे ये जो आप मेहराब देख रहे हो ना, एक मिनट, ये जो आप मेहराब देख रहे हो, इन्हें नुकीले मेहराब कहा जाता था। क्यों? अब आप देखिए, ये एकदम नोक है ऊपर, इस टाइप से। ऐसे क्या कहा जाता था, ये नोक थी तो ये नुकीले मेहराब। इस समय नुकीले मेहराब जो है वो बनाए जाते थे। ये यहां पे लिख लेते हैं, नुकीले मेहराब बनाए जाते थे। ठीक है, तो ये मेहराब इस समय की एक विशेषता थी, आप इसको लिख लेना। ये कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, इसके बारे में हम आगे मामलूक वंश में पढ़ेंगे, लिख लिया होगा आपने। अब मैं तीसरी विशेषता लाऊंगा, गुंबद। ठीक है, तो गुंबद तीसरी विशेषता ले लेते हैं। गुंबद मतलब डोम। मेहराब को आप लिख सकते हो आर्क। अब जनरली मकबरों पे इन गुंबद होता ही है वैसे। अब आप इसको देखोगे तो इसे हम गुंबद कहते हैं, जो अर्धवक्राकार स्थिति में होता था। और ये गुंबद भी मेहराबों के निर्माण के बाद ही पॉसिबल हो पाया। क्यों? क्योंकि इसमें भी इसी तरह से वक्राकार पत्थर वगैरह चाहिए होते थे। तो जनरली गुंबद की आकृति जो है, ये भी हम कहते हैं कि मेहराब के बाद ही शुरू हुई। हालांकि स्टार्टिंग में गुंबद नहीं होते थे, लेकिन धीरे धीरे बाद में गुंबद आकार भी शुरू हो गया था। ठीक है, छत पर अर्धचंद्राकार आकृति गुंबद कहलाती है। हालांकि ये कोई नया नहीं था, क्योंकि हम बौद्ध स्तूप जितने भी देखते हैं तो वो बौद्ध स्तूप में भी हमें गुंबद देखने को मिलता है, लेकिन छतों पर कम है, छतों पे यहीं पे मिलता है। ठीक है,
उत्कृष्ट मेहराब निर्माण के कारण गुंबद निर्माण भी बेहतर हुआ। ठीक है। तीसरी बात, आरंभिक जो स्थापत्य था उसमें इतना मेहराब नहीं मिलता, गुंबद नहीं मिलते। बाद के स्थापत्य में हमें गुंबद अधिक मिलते हैं। ठीक है, तो ये गुंबद हो गया आपके, ये मेहराब हो गया। तीन विशेषताएं हमने देख ली, चूनागारा, मेहराब और गुंबद। अब चौथी विशेषता जो है वो हम इस पे लाएंगे, इसे हम साज सज्जा नाम देंगे, जो डेकोरेशन जैसे आप कह सकते हो। ठीक है, ये बिल्कुल इस्लामिक पद्धति थी। और 3 4 अब देखो 3 प्रकार के डेकोरेशन शैलियां हमें मिलती हैं साज सज्जा में। सबसे पहला हम लिखते हैं कूफी। कूफी क्या होता है कि कोई भी इमारत होती थी उसके ऊपर कुरान शरीफ की जो आयतें हैं उसको बड़ा सौम्य और सरल शब्दों में लिख लिया जाता था। इस शैली को हम कूफी कहते हैं। क्लियर। दूसरी थी अरेबस्क। अरेबस्क में क्या होता था कि इन्हीं भवनों पर जब इस प्रकार से ये चौकड़ी बना दी और फिर इसमें क्या करते थे, कई ज्यामितीय आकृतियां, ठीक है, ज्यामितीय मतलब वृत्त हो गए, त्रिभुज हो गए, आयत हो गए, है ना, इस टाइप से वर्ग हो गए, ज्यामितीय आकृतियां, उसमें वनस्पतिक दृश्य, पेड़ पौधे वगैरह इस टाइप से, और फिर उसके अंदर बीच में कुरान शरीफ का कोई ऐसा आयत लिखा हुआ, कोई ठप्पा कह सकते हो, उस टाइप से लगा देते थे। इसे अरेबस्क कहते थे। तो अरेबस्क में 3 चीजों का मिश्रण हो जाता था, ज्यामितीय आकृतियां, वृत्त वगैरह ये, और वनस्पतिक, और साथ में कुरान शरीफ की आयतें, ये अरेबस्क होती थी। तीसरा होता था आपके तुगरी। तुघरी। तुगरी में क्या होता था, ये भी तुर्की स्थापत्य। इसमें क्या होता था कि एक राजा का कोई भी मोनोग्राम, मतलब उसका कोई हस्ताक्षर वगैरह, वो ठप्पा होता था, जो जनरली डॉक्यूमेंट्स पे ऐसे स्थापत्य पे लगा देते थे इस टाइप से। इसे तुगरी कहा जाता था। तो उसमें तुगरी एक प्रकार के हस्ताक्षर होता था। तो 3 प्रकार की मेन शैलियां जो है ये साज सज्जा में देखने को मिलती है। ठीक है। अब देखो, ये कई बार ऐसे सुमिलित करों में भी आ सकता है, कई बार आता है ऐसे कूफी, तुगरी, अरेबस्क क्या है, ऐसी भी आ सकता है। ठीक है। अब हम देखते हैं सबसे पहले कूफी। कुरान की आयतों को सरल तरीके से स्थापत्य पर उकेरना। ठीक है। हाँ, या उकेरने की कला की शैली लिख लो। ये हो गया कूफी। दूसरा हो गया अरेबस्क। अरेबस्क तो कई बार
परीक्षाओं में ऑलरेडी पूछा भी जा चुका है। विभिन्न ज्यामितीय आकृतियां जैसे वृत्त, वक्र, आयत और बहुत सारी चीजें, वर्ग, सब ज्यामितीय आकृतियां हैं। विभिन्न ज्यामितीय आकृतियां वानस्पतिक चित्र तथा कुरान की आयत उत्कीर्ण पैनल का एक साथ सजाना, एक साथ लिखने की शैली। और तीसरा जो है वो आपके तुगरा। ठीक है, तुगरा क्या होता था? सुल्तान का या शासक का मोनोग्राम अथवा हस्तलिखित वाक्य या हस्ताक्षर के प्रारूप को कागजातों या स्थापत्य पर लगाने की कला अथवा स्थापत्य पर लगाने की कला, शैली जो भी आपको। ठीक है, तो ये तीन मेन शैलियां थी जो साज सज्जा के लिए यूज होती थी। तो इस टाइप से इसका डेकोरम किया जाता था ताकि ये और बढ़िया लगे। ये कंप्लीटली इस्लामिस्ट था, है ना। भारतीय शैली में ये चीजें नहीं थी बिल्कुल भी। तो ये जो मेन बातें थी ये थी हमारे विशेषताओं में। ठीक है, मैं वापस इस पॉइंट पे आ रहा हूँ। तो देखो हमने क्या क्या ले लिया। हमने सल्तनत कालीन स्थापत्य कला में परिचय देख लिया और इसकी जो डेफिनेशन थी वो देख ली। ठीक है, और इसके अलावा मेहराब हो गए, गुंबद हो गया और मीनारे वगैरह आएगी वैसे आगे, तो वो वैसे भी आगे चलती रहेगी। ठीक है, तो आज इतना ही पढ़ेंगे और अब नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम आगे देखेंगे मामलुक वंश की कला 1206 से लेकर मतलब 1192 से शुरू कर देंगे और 1290 तक। ठीक है, उसमें फिर आपके मुख्य कुव्वतुल इस्लाम, 2.5 दिन का झोपड़ा और कुतुब मीनार और इसके अलावा इल्तुतमिश के मकबरे वगैरह ये सब। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थी, अच्छे रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए।